हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो मॉडल पेपर जारी किया क्लास 11th के लिए। तो क्लास 11th का मॉडल पेपर में बहुत डिमांड आ रहा था कि सर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जिसका मॉडल पेपर जल्दी करवा दिया जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों विषय के लिए रहता है। तो इंग्लिश का भी मॉडल पेपर जारी हो गया, सॉल्व हो गया है। तो इंग्लिश का सॉल्व करवा दिए, जो कॉमन पेपर है, जो सारे सब्जेक्ट के लोगों के लिए हो रहता है, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो। तो इंग्लिश का आपको मिल गया, कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट का लगभग मिल ही गया है। दो सब्जेक्ट का बाकी था, वो भी आज हम लोग दे देंगे। तो इंग्लिश कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। साइंस का भी लगभग पेपर का जा चुका है। साइंस के स्टूडेंट CWS साइंस में देखेंगे। और आर्ट्स का भी सारे सब्जेक्ट का 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगा सारा। जो मॉडल पेपर आया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन विथ डिटेल। तो आप जाके आर्ट्स वाले बच्चे जो है CWH आर्ट्स वाले चैनल में देखेंगे, और कॉमर्स वाले बच्चे जो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में देखेंगे। और साथ ही साथ और अगर लेक्चर देखना है तो CWH कॉमर्स के चैनल में देखेंगे। मैं सारे बच्चों को बता दूं कि आपके अपने एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले हम लोग यूट्यूब पे लाइव आएंगे, और उस लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। 2 से 3 घंटे का लाइव सेशन होगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। 2 से 3 घंटा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लाइव सेशन मैं लूँगा वो अपने चैनल CWH कॉमर्स पे लूँगा। लाइव सेशन जो मैं लूँगा वो मेरे चैनल CWH कॉमर्स। तो सारे बच्चे CWH कॉमर्स चैनल को, ये कॉमर्स पर हजारीबाग तो मेन चैनल है, इसको तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। साथ ही साथ CWH कॉमर्स वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए सेपरेट मैंने चैनल बना रखा है। मैं धीरे धीरे सारे ट्रैफिक को, जो CWH कॉमर्स में कॉमर्स के स्टूडेंट है, जो क्लास 11 12 के स्टूडेंट है, तो इसमें सिर्फ क्लास 11 12 का वीडियो दिखेगा। अभी आपको क्या है, इस चैनल में सारा वीडियो दिखता है तो बहुत परेशानी होती है। इसलिए इस चैनल में केवल 11th और 12 का वीडियो दिखेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो ट्रैफिक यहाँ पे है 11 12 का, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। मेन चैनल यानी कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मेन नोटिफिकेशन तो यही जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन चैनल हो जाएगा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। और बाकी ये जो चैनल्स हैं, ये चैनल हमारे सेपरेट सेपरेट चैनल हो जाएंगे, जहाँ पे हम लोग अलग अलग क्लासेस अलग अलग तरह से लेंगे। तो CWH कॉमर्स के चैनल में हम लाइव आएंगे 2 दिन पहले, मैं उस समय भी अनाउंस कर दूंगा यूट्यूब पे आके। आज जो हम लोग सब्जेक्ट चुने हैं वो है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फटाफट करके, डिटेल के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें से कौन सा ऐसा है जो स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन नहीं है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि स्टैटिस्टिक्स में हम कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करते हैं, एनालाइजिंग ऑफ डेटा करते हैं। ये 3 काम हम करते हैं, लेकिन कभी भी फोरकास्टिंग ऑफ डेटा नहीं करते। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे लिखा है श्याम मेक्स फर्नीचर। अच्छा, इसका हिंदी था सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है। तो आंकड़ों का संकलन सांख्यिकी का कार्य है, आंकड़ों का वर्गीकरण सांख्यिकी का कार्य है, आंकड़ों का विश्लेषण भी सांख्यिकी का कार्य है, लेकिन आंकड़ों का पूर्वानुमान सांख्यिकी का कार्य नहीं है। आगे लिखा है श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण करता है। लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण करके बिक्री के उद्देश्य से करता है, यानी फर्नीचर का निर्माण कर रहा है बेचने के लिए। तो यह कौन सा काम होगा? ऐसे में श्याम क्या होगा? तो श्याम क्या कर रहा है, लकड़ी फर्नीचर से, श्याम जो है लकड़ी से फर्नीचर बनाता है और बेचता है। तो श्याम क्या होगा? उत्पादक होगा, विक्रेता होगा, उपभोक्ता होगा, या वितरण करता होगा। यानी इंग्लिश में लिखा है श्याम मेक्स फर्नीचर टू सेल, मतलब श्याम जो है फर्नीचर बनाता है बेचने के लिए। तो श्याम यहाँ पे क्या कहलाएगा? श्याम यहाँ पे कहलाएगा उत्पादक। सामान बनाता है ना ये, तो जब कोई व्यक्ति सामान बनाता है उसे उत्पादक या प्रोड्यूसर कहते हैं। जो सामान बनाता है उसे उत्पादक या प्रोड्यूसर कहते हैं, याद रखिएगा। आगे लिखा है आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति डाटा कलेक्ट करता है, बोलता है अ पर्सन हु कलेक्ट्स डेटा इज नोन एज। जो व्यक्ति मार्केट से डेटा कलेक्ट करता है, जो आंकड़ों का संग्रह करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे गणनाकार कहते हैं, प्रदर्शक कहते हैं, निर्माता कहते हैं, या ऑपरेटर कहते हैं? इनुमरेटर कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटर कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं और ऑपरेटर कहते हैं। तो उसे इनुमिनेटर कहते हैं। जो डाटा कलेक्ट करता है उसे अनुसंधान करता, या उसे इनुमरेटर के नाम से भी जानते हैं। जो डेटा कलेक्ट करता है उसे अनुसंधान करता, हिंदी में उसको गणनाकार बोलते हैं, और इंग्लिश में उसके इन्यूमरेटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। याद रखना है सबको। अगला क्वेश्चन है कि भारत में, अच्छा, आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना कब हुई? इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस वाज डन इन इंडिपेंडेंट इंडिया।
यानी आज़ाद भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1950, 1953, 1951, 1881। तो सही जवाब 1951 में पहली बार आज़ादी के बाद जनगणना हुई थी। 1951 में पहली बार आज़ादी के बाद जनगणना हुई थी, याद रखना सबको। 1951 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि समय के अनुसार सामूहित किए जाने वाले आंकड़ों का के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? ग्रुपिंग ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर समय के आधार पर किसी डेटा को एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है, समय के आधार पर अगर किसी डेटा को एक जगह कलेक्ट किया जाता है तो इस डेटा को क्या बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, समय के आधार पर अगर डेटा को कलेक्ट करना हो टाइम के बेसिस पर, तो इसको मात्रात्मक बोल नहीं सकते, स्थानिक बोल नहीं सकते, कालानुक्रमिक, हाँ, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कालानुक्रमिक वर्गीकरण, यानी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। काल देखिए यहाँ लिखा है, समय मतलब काल होता है ना, काल के हिसाब से अगर हम डेटा को रखते हैं, जैसे हम डेटा रखें 1990 का, 1991 का, 1992 का, मान लिया हमारे पास डेटा है, तो ये काल के हिसाब से है ना, समय के हिसाब से अगर डेटा कलेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या कालानुक्रमिक वर्गीकरण। ये तो कोई भी बच्चा जानता है। मिड पॉइंट ऑफ एनी क्लास कैन बी कैलकुलेटेड। बताइए किसी क्लास का मिड पॉइंट कैसे निकलता है? सब जानते हैं, मिड वैल्यू बराबर बताए थे L1 प्लस L2 और डिवाइडेड बाय क्या होता है? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो बढ़िए, एट द रेशियो ऑफ हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट, नहीं रेशियो नहीं होता है दोनों का, एट द एवरेज ऑफ हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्लास, बिल्कुल सही है। हायर लिमिट क्लास और लोअर लिमिट क्लास का जो एवरेज होता है उससे मिड वैल्यू निकलता है। लोअर लिमिट क्लास और हायर लिमिट क्लास का एवरेज जो होता है उससे क्या निकलता है? मिड वैल्यू निकलता है। तो मिड वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका है कि एवरेज ऑफ हायर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। उसके आगे पूछ रहा है रेंज क्या होता है? रेंज किसको बोलते हैं? व्हाट डज रेंज मीन्स? रेंज कैसे निकालते हैं? तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट और डिवाइडेड बाई 2। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइडेड बाई 2। तो पहला है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन, दोनों का रेशियो तो नहीं होता है, ऐसा कहीं है फॉर्मूला? नहीं है। दूसरा बोलता है डिफरेंस यानी एच माइनस एल, ये भी नहीं होता है। डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम एल माइनस एच, ये भी नहीं होता है। लेकिन एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम यानी एच माइनस एल डिवाइडेड बाई 2, तो यही वाला होगा ना। तो सही आंसर इसका डी होगा, क्योंकि जब हम रेंज निकालते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को के बीच के डिफरेंस को 2 से क्या करना है? डिवाइड कर देना है, एवरेज निकालना है। कोई दिक्कत है? मिनिमम और मैक्सिमम निकालेंगे तो उसके बीच के एवरेजेस हम लोग निकाल देंगे। आगे लिखा है वेन पाई डायग्राम क्या होता है? पाई डायग्राम किस तरह का होता है? वृत्त आरेख एक विमीय आरेख है, द्विविमीय आरेख है, त्रिविमीय आरेख है और अविमीय आरेख है। यानी पाई डायग्राम जो होता है वो किस तरह का डेटा कहलाता है? तो याद रखिएगा यूनिडायमीय है, यानी एक विमीय आरेख होता है। पाई डायग्राम जो होता है एक विम होता है, उसका एक विमीय आरेख होता है। आयात चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है हिस्टोग्राम के माध्यम से। व्हाट कैन बी फाउंड बाय हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम के माध्यम से क्या निकाल सकते हैं? मीन, मीडियन, मोड या रेंज? तो हिस्टोग्राम के इस्तेमाल से क्या निकाला जा सकता है? तो मोड कैलकुलेट कर सकते हैं हिस्टोग्राम, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में मोड हिस्टोग्राम के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। बोलता है कि अगर एक वृत्त है यानी एक सर्कल है और इसमें 100 बराबर भागों में बांट दिया, तो पता है सर्कल पूरा टोटल कितने का होता है? तो टोटल होता है 360 डिग्री का, और इसको 100 बराबर भागों में बांट देंगे तो एक भाग कितने का आएगा? 360 डिग्री का सर्कल है, इसको 100 भागों में एकदम बराबर बराबर बांटेंगे तो एक भाग होगा 3.6 डिग्री का। 3.6 डिग्री का, तो एक भाग होगा 3.6 डिग्री का। यानी एक सर्कल को अगर 100 भाग में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो एक भाग हो जाएगा 3.6 डिग्री का, जो कि यहाँ दिया हुआ है। आराम से, थोड़ा सा स्पीड हम लोग चल रहे हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके लिखिएगा। दिए हुए डांट आंकड़ा जो है डेटा है उसे मोड निकालना है। तो मोड क्या होता है? सबसे अधिक बार आने वाली संख्या ढूंढिए। तो सबसे अधिक बार इसमें कौन आ रहा है? सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, सबसे अधिक 12, देखिए कितना बार है? 12 तो ज़्यादा नहीं, 53 देखिए, तो 53 ज़्यादा है क्या? सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कौन है? तो ढूंढना पड़ेगा कि सबसे अधिक बार आया कौन है। जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट करेगी वही क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या 26 है, एक बार, 2 बार और 3 बार। और कोई 3 बार है क्या? 52 है, 52 52 52 52 एक ही बार है। 12 12 12 12 12 12 2 बार है, 12 2 ही बार है।
उसके बाद 15 15 15 15 एक ही बार है, ठीक है। 17 17 17 एक ही बार है। 19 19 19 19 19 भी एक ही बार है। 23 23 23 23 23 23 भी एक ही बार है। उसके बाद 6 एक बार है। 8 एक बार है। 12 दो बार है। लेकिन सबसे ज़्यादा बार कौन है? 26 ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार है, इसलिए इसका मोड क्या होगा? जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसको मोड कहते हैं। तो यहाँ पे 26 ऐसी संख्या है जो 3 बार आई, बाकी संख्याएं 2 बार ही है, या कुछ संख्या 1 बार है। तो 26 हमारा मोड हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाली संख्या है हमारा 26। 26 ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या है, और उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। क्वार्टाइल किसको बोलते हैं? क्वार्टाइल, चतुर्थक। क्वार्टाइल निकालते हैं तो कितने भाग में बांटते हैं? क्वार्टाइल में हम आपको बताए थे कि किसी भी डेटा को कितने भाग में बांटते हैं? 4 भाग में। तो यहाँ लिखा है कितने भाग में क्वार्टाइल में बांटा जाता है? तो क्वार्टाइल कितने भाग में बांटता है? 4 भागों में बांटता है। क्वार्टाइल जो है वो 4 भागों में किसी डेटा को क्या करता है? बांट देता है। किसी डेटा को क्वार्टाइल 4 भागों में बांट देता है। कौन कौन भाग होता है? तो पहला भाग को Q1 बोलते हैं, Q2 बोलते हैं, Q3 बोलते हैं और Q4 बोलते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल, प्रथम चतुर्थक। सेकेंड क्वार्टाइल, द्वितीय चतुर्थक। थर्ड क्वार्टाइल, तृतीय चतुर्थक। और फोर्थ क्वार्टाइल, चतुर्थ चतुर्थक। याद रखिएगा, किसी भी डेटा को अगर 4 भागों में बांटना हो तो उसके लिए हम लोग क्वार्टाइल निकालते हैं, चतुर्थक निकालते हैं। यानी चतुर्थक के द्वारा हम किसी डेटा को कितने भाग में बांटते हैं? तो 4 भागों में बांटते हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में क्लास 12th के लिए ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो ऐप है प्ले स्टोर में, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे और वहाँ से भी आप कोर्सेज खरीद सकते हैं, या तो मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर एप्लीकेशन में भी मिलेगा और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप मुझे एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं और अपनी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे क्लास 11th नहीं ठीक से पढ़े, या कोई पढ़ा भी तो उसके टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा पाए। तो जो भी कमी रही होगी उसके लिए आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग को, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है? इसमें से कौन ऐसा है जो मीडियन का फीचर्स है? सारा फीचर्स नहीं होगा, लेकिन कोई एक ऐसा होगा जो मीडियन का फीचर्स होगा। तो पहले लिखा है कि यह आंकड़ों को 2 भागों में बांटता है। मीडियन क्या करता है? किसी डेटा को 2 भागों में बांटता है। जी हाँ, पहला ही सही हो गया। मीडियन क्या करता है? किसी डेटा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी इट डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन क्या करता है? किसी डेटा को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। ये लिखा है 4 इक्वल पार्ट में नहीं, चरम मान नहीं। ये सब गलत हो गया जब पहला ही सही हो गया तो, क्योंकि इसमें से बोल रहा है एक विशेषता है, तो पहला ही विशेषता है कि मीडियन किसी भी डेटा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। आधे भाग मीडियन के आंसर से कम होते हैं और आधे भाग मीडियन के आंसर से क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट रेंज, इसमें रेंज निकालना है। तो रेंज बराबर अभी क्या बताए थे? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर में हम लोग गलत किए हैं कहीं। एवरेज हम लोग लिख दिए थे रेंज में, रेंज में कहीं गलती की हम लोग, रेंज था ना। एक एक मिनट एक मिनट, यहाँ हम लोग गलती किए हैं। पहला मान लिए थे ना, रेंज वाले में हम लोग गलती किए हैं। इसका शायद हम ए मारे थे, आप लोग देखिएगा, इसका बी होना चाहिए। ठीक है, 7 का हम ए मार दिए, 7 का बी होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि रेंज बराबर ना डिफरेंस होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ये होता है। ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, इसका बी मारिएगा। शायद मैं ए मार दिया था, मुझे याद नहीं। और अगर बी मारा था तो अच्छी बात है। चलिए इसको 14 को बनाना है। रेंज बराबर क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट संख्या इसमें कौन है? 150। और लोवेस्ट संख्या सबसे छोटा क्या है? 20। तो इसका रेंज आएगा 130 का। तो देख लेते हैं 130 किस में है? सी में है। 130 किस में है? सी में है। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट संख्या माइनस लोवेस्ट संख्या। इसको आराम से बाद में आप इसको फिर से दोबारा देख के लिखिएगा। ठीक है, एक बार में अगर नहीं तो स्टॉप करके लिखते जाएगा। निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इन इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कौन है जो किसी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण है उसके इन इक्वालिटी को मेजर करता है? तो मेजर करने का काम है लॉरेंज कर्व का। किसका काम है? लॉरेंज कर्व ऐसा है जो मेजर करता है इन इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का इन इक्वालिटी जो है उसको मेजर करने का काम करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसका। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए थोड़ा सा नीचे हम कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकाल के दिखा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जगह है अपने पास। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? याद कीजिए, इंडिविजुअल सीरीज है तो सबसे पहले एक्स लिख लीजिए। एक्स में है 4 5 6 7 8। सबसे पहला हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका मीन निकालते हैं।
तो सिग्मा एक्स बराबर क्या होता है 8 7 15 15 6 21 और 9 30 और एन बराबर कितना होता है एन बराबर है 5। तो बताइए मीन कितना आ गया तो मीन बराबर क्या 30/5 क्योंकि बिना मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा ही नहीं। अब यहाँ निकालेंगे डी एक्स तो डी एक्स बराबर कैसे निकलेगा तो डी एक्स बराबर होता है एक्स ये एक्स है और माइनस मीन जो मीन निकला ना ये 6 को सब में माइनस कर दीजिए ठीक है 6 को सब में माइनस कर 4 में 6 घटेगा तो आएगा -2 5 में 6 घटेगा तो -1 6 में 6 घटेगा 0 7 में 6 घटेगा तो +1 और 8 में 6 घटेगा तो +2। इसके बाद इसका स्क्वायर करते हैं डी स्क्वायर एक्स निकालते हैं तो स्क्वायर कर दीजिए कितना आता है 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 1 1 1 0 1 1 1 2 दूनी 4 इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना आता है ये तो 4 1 5 और 5 10। अब हम लोग निकालते हैं इसका निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की ये साइन है इसको एसडी भी बोलते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन का ये साइन है उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। तो डी स्क्वायर निकल गया हम लोगों के पास एन जुगाड़ कीजिए कितना है तो बताइए सिग्मा डी स्क्वायर निकल चुका है कितना डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर बराबर 10 है और एन बराबर कितना संख्या था तो 5 था भी एन बराबर तो एन काट देंगे तो आएगा अंडर रूट 2। अब 2 का रूट तोड़ेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1 पॉइंट ये देखो मेरे ख्याल से 414 वाला सही है ये आएगा रूट तोड़ेंगे तो ये हम लोगों का था स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे सबसे पहले क्या करेंगे जो दी गई संख्या इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में जो दी गई संख्या है उनका सबसे पहले मीन निकालेंगे मीन को सारी संख्याओं में माइनस कर देंगे तो dx निकल जाएगा और dx का स्क्वायर करेंगे तो dx स्क्वायर निकल जाएगा। इसका स्क्वायर का टोटल करेंगे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और रूट तोड़ देंगे तो वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। आप लोग स्टॉप करके लिख लीजिएगा ठीक है ज़्यादा लंबा चला जाएगा इसलिए हम लोग उतना नहीं बता रहे। अब 17 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित चित्र दो चरों के बीच किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है। द फॉलोइंग डायग्राम शो द विच टाइप ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल के बीच में किस तरह के रिलेशन को ये चित्र दिखा रहा है तो ये रिलेशन दिखा रहा है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन को। किसको दिखा रहा है ये चित्र दिखा रहा है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर उसका पिक्चर आप देखेंगे तो यही मिलेगा परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन के चित्र को ये दिखा रहा है डायग्राम जो दिख रहा है आपको। आगे लिखा है 80 नंबर में कि पियर्सन सहसंबंध गुणांक में जो मान होता है किसी का भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछेगा ना कोई भी विद्वान का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो हमेशा याद रखिएगा किसी का भी कार्ल पियर्सन का पूछे ठीक है स्पीयरमैन का पूछे जिसका भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछेगा तो कोरिलेशन का आंसर +1 से -1 के बीच में आता है। कोरिलेशन का आंसर सहसंबंध का आंसर जब भी आता है तो +1 से -1 के बीच में आता है याद रखिएगा तो इसका डी होगा। बोलता है व्हाट डज प्राइस इंडेक्स मेजर कीमत सूचकांक क्या मापता है कीमत सूचकांक क्या मापता है तो एवरेज चेंज इन द प्राइस इन करेंट ईयर इन कंपैरिजन टू बेस ईयर मतलब बेस ईयर से करेंट ईयर के प्राइस में कितना चेंज हो रहा है ये मापता है। एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ बेस ईयर टू नहीं बेस से करेंट नहीं मापता है यहाँ देखो ठीक है कंपैरिजन टू बेस ईयर बेस ईयर से करेंट ईयर में मापता है यहाँ उल्टा लिख दिया है ठीक है मतलब बेस ईयर का मापता है करेंट ईयर से ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा तो पहला वाला ही सही होगा पहला ठीक है। पहला इसलिए क्योंकि हम लोग जब भी निकालते हैं इंडेक्स तो याद रखिएगा इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या करते थे P1/P0 × 100 तो यही बात तो लिखा हुआ है देखो कि करेंट ईयर का रिलेशन निकाल रहे हैं किससे निकाल रहे हैं बेस ईयर से तो करेंट ईयर का रिलेशन निकाल रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं किससे बेस ईयर से तो ये हमारा प्राइस इंडेक्स सही होगा तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। अब 20 नंबर देखते हैं पाश्चे का मूल्य सूचकांक के भार के रूप में किस मान को लिखा जाता है इन द प्राइस इंडेक्स ऑफ पाश्चे विच वैल्यू इज टेकन एज वेट किसको वेट के तौर पर मानेंगे पाश्चे में तो पाश्चे में हम लोग जो वेट के तौर पर मानेंगे वो मानेंगे Q1 को। याद कीजिए पाश्चे वाले में Q1 लिखा जाता था। अरे प्राइस इंडेक्स का P01 का तो ये तो हम लोग जानते हैं सिग्मा P1/P0 ये तो होता ही होता है लेकिन साथ ही साथ इसमें Q1 होता है और इसमें भी Q1 होता है तो वही बोल रहा है कि वेट किसको लेंगे तो Q1 को। अगर लास्ट ईयर बोलता तब Q0 हो जाता लास्ट ईयर में क्या लेते हैं Q0 ये देखिए पाश्चे का ये फॉर्मूला है और लास्ट ईयर का LP01 बताया था ना तो इसका होता है सिग्मा
P1 Q0 अब बाई सिग्मा P0 Q0। तो यहाँ पे हम Q0 को लेते हैं और यहाँ पे किसको लेते हैं, Q1 को लेते हैं, यही पूछ रहा है। अगला पूछ रहा है कि भारत में लौह और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ है। व्हेन डिड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगिंस टू डेवलप इन इंडिया, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में लौह इस्पात का जो काम शुरू हुआ है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में जननांगी संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? Which of the following periods is known as the first stage of demographic transition in India? कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा हुआ था? तो 1921 के पहले वाले पीरियड को ये माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? यानी हम लोगों के यहाँ पंचवर्षीय योजना बनती है ना, 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान जो है वो कहाँ से लिया गया है, कौन से कंट्री से उठाया गया है 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट? तो यूएसएसआर से, यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट नहीं है, इसको बोलते हैं सोवियत संघ बोलते थे। यूएसएसआर से लिया गया था। जो यूज हुआ है 5 ईयर प्लान वो कहाँ से लिया गया, कौन से देश से? तो यूएसएसआर से। टेरिफ इज इम्पोर्ट, टेरिफ का भी इम्पोर्ट होता है। तो याद रखिए टेरिफ टैक्स तब लगता है जब हम विदेश से माल लाते हैं और ले जाते हैं। विदेशों से जब हम माल लाते हैं और ले जाते हैं, यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे तभी लगेगा टेरिफ। टेरिफ हमारा लगता है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पर। क्या लगता है? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पर। जितना ज़्यादा माल हम दुनिया से लाएंगे उतना ज़्यादा हमको टेरिफ देना पड़ेगा। भारत जैसे देशों में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं? कूटों का प्रयोग करते हुए विकल्प का चयन कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। भारत में लघु उद्योग को सरकार क्यों प्रमोट कर रही है? निम्न पूंजी की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ लेस कैपिटल नहीं, कैपेबल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हाँ जी, छोटे उद्योग जो है वो ज़्यादा रोजगार देने में सक्षम है इसीलिए, बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम। और अच्छा 1 2 3 है, पूछ रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा इसमें सही है, ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही है। तो याद रखिएगा 1 और 2 सही है। निम्न पूंजी की आवश्यकता मतलब कम पे अगर पैसा किसी के पास है तो भी आप खोल सकते हैं, लेकिन बड़े उद्योगों को टक्कर देने के लिए छोटे उद्योग सरकार नहीं खोल रही है कि बड़े उद्योगों को बर्बाद कर देना इसलिए छोटे छोटे उद्योग खोलेंगे, ऐसा नहीं है। सरकार इसलिए खोल रही है कि कम अगर पैसा किसी के पास है तो वो धंधा स्टार्ट कर सकता है और सबसे ज़्यादा रोजगार देने का साधन ये क्रिएट करता है। ये कोई कारण नहीं है भारत सरकार के लघु उद्योगों के प्रमोशन का। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ है? तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई। WTO की स्थापना कब हुई है? 1995 में हुई। नई आर्थिक नीति 1991 में 3 कौन कौन से थे? LPG था ना, आप लोगों को पढ़ाए थे LPG, यहीं से खुद सोच लो। LPG में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन था, इसका डीन हो जाएगा। ये तीनों एलिमेंट थे इसके। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग की संख्या कितनी है? कितने ऐसे उद्योग है वर्तमान में जो सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षित है? तो 3 उद्योग सुरक्षित है जहां पे कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं आ सकता। 3 रिजर्व इंडस्ट्री है आज के समय में उद्योग करने के लिए, जहां पे प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं आ सकता। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, वो 2009 में लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? 2009 में लागू हुआ है। विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। विच कंट्री इज सेड टू बी बेस्ट यूजर ऑफ वर्ल्ड नॉलेज इकोनॉमी? दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉलेज को अगर सही यूटिलाइज कर रहा है तो वो देश है आयरलैंड। तो देश कौन सा है? आयरलैंड। मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन दिया और कारण भी दिया है, और बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। तो मानव पूंजी के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। पहला कथन ये कहता है मानव पूंजी अदृश्य है, यानी ह्यूमन का जो पावर है वो देखने लायक नहीं, सही बात है। और उसका कारण है यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी है। कारण ये है, क्यों अदृश्य है, क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सब दिमाग में। अब मेरे पास क्या क्वालिटी कोई दिखता थोड़ी। अब चलिए उप कथन के बारे में बोलता है कि केवल ये सही है, ऐसा नहीं है। केवल आर सही है, ऐसा नहीं है। दोनों सही लग रहा है, इसलिए इसका सी ऑप्शन होना चाहिए।
बोलता है ए और आर दोनों सही है, इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ना एक ही सही व्याख्या करता नहीं, ये जो था ना ये व्याख्या कर रहा है कि क्यों अदृश्य माना जाता है, क्योंकि ऐसा है, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। यानी ये केवल अकेले ये नहीं सही, दोनों सही है, और ये क्या कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर क्या कर रहा है, ए की व्याख्या कर रहा है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन जो फ्लड चलाया गया था वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और फ्रूट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो ऑपरेशन जो फ्लड चलाया गया था वो दूध किसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए? दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ठीक है, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। और पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है? इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, या आप बोल सकते हैं यूजेज ऑफ बायो कंपोस्ट इन फार्मिंग। अगर हम खेती करने में बायो कंपोस्ट यानी केचुआ खाद का प्रयोग करेंगे तो ये क्या है? बिल्कुल इको फ्रेंडली है, इससे हमारे इकोनॉमी को, हमारे सोसाइटी को, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को कोई असर नहीं पड़ता है। भारत में अधिकांश श्रमिक के रोजगार का स्रोत निम्न में से कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार कहाँ से मिलता है, कौन से सेक्टर से मिलता है? तो प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, क्योंकि खेती में सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, और प्राइमरी सेक्टर से सबसे ज़्यादा रोजगार के साधन क्रिएट होते हैं। आगे लिखा है निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं? जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो कंस्ट्रक्शन में काम करता है, उसको क्या बोलेंगे? तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो होता है दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मतलब डेली का काम करना, उसको डेली का काम करेगा और शाम में उसको पैसा चाहिए, तो दिहाड़ी मजदूरी उसको बोलते हैं। जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है वो दिहाड़ी मजदूरी है। और जिसका सरकारी नौकरी है वो ये आएगा संगठित क्षेत्र। सरकारी नौकरी वाला क्या होगा? संगठित क्षेत्र। अब बोलता है कि नवीनीकरण संसाधन का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो ट्री इन फॉरेस्ट, वनों में पेड़, और समुद्र में मछलियां। तो वन में तो पेड़ ही रहेगा ना, और समुद्र में मछली, इसका मतलब बोथ होगा इसका। ये दोनों जो है रिन्यूएबल सोर्स है, ये होना जरूरी है। अगर वन है तो पेड़ होना जरूरी है, और समुद्र है तो मछली होना जरूरी है। मछली भी खत्म कर दीजिएगा तो समुद्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और पेड़ खत्म कर दीजिएगा तो वन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए इसका बोथ होगा। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य था पेड़ों को बचाना। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पेड़ों को बचाना, वन संरक्षण। कहाँ पे? तो हिमालय पर्वत, उत्तराखंड से शुरू हुआ था, तो हिमालय पर्वत में वनों के संरक्षण के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जो चिपको आंदोलन था। बहुगुणा साहब ने इनको चलाया था, उनका नाम था बहुगुणा, बाद में वहाँ के मुख्यमंत्री भी बने थे। वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण क्या है? द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों फैल रहा है भाई, उसका मेन कारण क्या है? तो पृथ्वी के वातावरण में औसत तापमान बढ़ गया है, बिल्कुल। जो हमारा एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ गया है, इसके कारण समुद्र में वातावरण में औसत तापमान बढ़ गया है, ये भी ठीक है। हिमानी हिमानी मतलब जितने ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस में गैसों की वृद्धि हो रही है। तो अगर सही में देखा जाए तो जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है वो है, कारण क्या है कि ग्रीन हाउस जो हमारे गैसेस है वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जा रहा है। चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न में से क्या है? जो चीन कम्यून नाम का जो शुरू किया है, कार्यक्रम शुरू किया है, उसमें कम्यून नाम का जो शब्द शुरू किया है, इसका मतलब क्या होता है? कम्यून का मतलब ही होता है क्या? तो कम्यून का मतलब होता है कम्युनिटी फार्मिंग। कम्युनिटी फार्मिंग मतलब होता है कलेक्टिव फार्मिंग, मिलकर खेती करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चीन ने एक ऐसा काम किया है जो कम्यून नाम से शुरू किया है। कम्यून का मतलब होता है कम्युनिटी फार्मिंग, यानी मिलके खेती करेंगे, खेती करेंगे लेकिन मिलके खेती करेंगे, उसको बोलते हैं कम्युनिटी फार्मिंग। और सेकंड लिखा है भारत विकास संकेतकों, मानव विकास संकेतकों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश पहले स्थान पर है? यानी ह्यूमन, अगर बात करें एचडीआई के, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक व्यक्ति किस देश में सबसे डेवलप व्यक्ति होगा, बताओ। एचडीआई किसका अच्छा होगा? कौन सा देश ऐसा है जहाँ के लोग बहुत अच्छे से डेवलप्ड हैं? तो खुद जानते हैं कि नेपाल और पाकिस्तान तो बातें नहीं करना है। इंडिया चाइना में, चाइना हम लोगों से ज़्यादा आगे हो जाता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? चीन। चीन ऐसा देश है जो हम लोगों से ह्यूमन डायरेक्ट डेवलपमेंट इंडेक्स में यानी एचडीए में हम लोगों से ज़्यादा अच्छा है। तो ये हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का सेट कंप्लीट किया, इसके बाद एक सेट और बचा हुआ है, वो लेंगे। और फिर मैं बताता हूँ कि लाइव सेशन लगातार यूट्यूब पे चलता रहेगा, आप जुड़े रहे
और सिर्फ ये 40 क्वेश्चन आपका पूरा तैयारी नहीं करवा पाएगा, उसके लिए आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। तो और सारे क्वेश्चन हम लोग करवाते चले जाएंगे ताकि आपका और कमांड होगा। और यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाकर रगड़ के देखिए और अच्छा रिजल्ट कीजिए। और रिजल्ट आए अच्छा तो ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अच्छा लगता है कि चलो कुछ बच्चा कहीं ना कहीं से फ्री में पढ़ के वो इतना तो अच्छा कर पाया। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास 12th अच्छे से करेंगे, आपका लाइफ है, आपका करियर है, आप अच्छे से अगर 12th में करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे नंबर पर। नंबर तो सबके पास होगा, फिर भी मैं दे देता हूँ, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग सतीश सर के पास। और ये सीधा कांटेक्ट कर लिए कभी भी एक बार, और फिर आप कोर्सेस आराम से खरीद सकते हैं। तो हम लोग आज यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।